आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत जनित्र। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विद्युत जनित्र के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। जनरेटर समझ ही रहे हैं कि जनरेटर होता क्या है। चित्र देख लीजिए, जो शादी ब्याह में हम जनरेटर का प्रयोग करते हैं वही जनरेटर है। अब हम उसी जनरेटर के बारे में जानने वाले हैं कि वह जनरेटर काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में हमने दो चुंबक लिए हैं, जो एक नॉर्थ चुंबक और एक साउथ चुंबक है। ठीक है, एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। उन दोनों चुंबकों के बीच में हमने एक कुंडली रखा है जिसका नाम आर्मेचर है। ठीक, अब इस कुंडली का देखिए एक दो सिरा निकला हुआ, एक ब्रूस लगा है, यानी एक ब्रूस एक कुंडली पे लगा है और एक ब्रूस दूसरे वाले पे लगा है। इसमें सर्पी वलय भी लगाया गया है, दो सर्पी वलय लगाए गए, दो ब्रूस लगाया गया है। ठीक, गैल्वेनोमीटर है, ये जो धारा इसमें से निकलेगी उसको मापने वाला ये यंत्र है। ठीक, अब इन्हीं सब के बारे में हम लोग देखते हैं। अब एक चीज और, दो चुंबकों के बीच में जब इस कुंडली को हम घुमाएंगे तो धारा निकलनी चालू हो जाएगी। तो बात ये करते हैं कि ये कुंडली घुमाएंगे कैसे। तो कुंडली घुमाने के लिए हमारे पास कई यंत्र हैं। पहला नंबर, उस पहले नंबर तो हम एक टरबाइन लेंगे। क्या लेंगे? टरबाइन। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि टरबाइन क्या है, दिमाग में आ रहा होगा कि टरबाइन क्या है। तो टरबाइन यहाँ पर देख लीजिए, टरबाइन यही है। ठीक, अब इसी टरबाइन को हम क्या करेंगे? घुमाएंगे। अब घुमाने के लिए तो हाथ से तो घुमाएंगे नहीं, तो घुमाने के लिए हम कहते हैं ना जल से, यानी पानी के द्वारा विद्युत पैदा करना। तो उसी पानी को हम ऊंचाई से गिराते हैं और उसी पानी को प्रेशर से गिराते हैं और वो पानी टरबाइन में जाता है और टरबाइन को घुमाता है। और जब टरबाइन घूमता है तो वो उसका कनेक्शन इससे कर दिया जाता है, और जब वो घूमता है तो इसको घुमाने लगता है, और जब ये घूमने लगता है तो हमें धारा मिलने लगती है। ठीक, और एक चीज़ और हम जानते हैं कि अगर जो उसी टरबाइन को हम उसी टरबाइन को हम पानी को हीट करके, यानी उसको प्रेशर से अगर जो उसको घुमाए तब भी हमें भाप के द्वारा वह ऊर्जा मिलने चालू हो जाती है। और एक होता है विंड वाइन, यानी जो बड़ा वाला पंखा लगाया जाता है जो हवा के द्वारा, वह हमें विद्युत मिलती है। जो सबको आप लोग यहाँ पर आप लोगों को वो चित्र दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से ये सब चीज़ें हम लोगों को विद्युत इससे मिलती रहती हैं। सबका कनेक्शन इसी से कर दिया जाता है, नहीं टरबाइन से, और इसका कनेक्शन इसमें कर दिया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा हमें क्या होता है, यानी विद्युत मिलना चालू हो जाता है। दो चुंबक हैं और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह नॉर्थ पोल से साउथ की ओर जाता है। ठीक है, ये दोनों चुंबक के बीच में ही एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक, और इसकी खोज माइकल फैराडे ने, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज माइकल फैराडे ने किया था 200 साल पूर्व पहले। ठीक है, अब इन्हीं के द्वारा हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। और ये हाई स्कूल में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसकी संरचना जानेंगे, सिद्धांत जानेंगे, कार्यविधि जानेंगे, उपयोग जानेंगे। कहीं मत जाइएगा और हम आप लोगों को एक एक चित्र के द्वारा उसको समझाएंगे। चलिए ठीक है, अब देखा जाए पहला नंबर, विद्युत जनित्र को डायनमो भी कहा जाता है। विद्युत जनित्र को हम क्या कहते हैं? डायनमो भी कहते हैं। विद्युत जनित्र को डायनमो भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी डायनमो करके आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन विद्युत जनित्र करके आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत जनित्र। डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा का मतलब उसको घुमाने का। जब भी वो घुमाएगा तो यांत्रिक ऊर्जा उसमें काम करेगी, और जब वो घूमने लगेगा तो वो विद्युत ऊर्जा में बदल देगी। ठीक है, तो यही चीज है, यानी विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका कार्य फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जो इसका कार्य है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। यानी पहला वाला हमारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। दूसरा का हमारा है दिष्ट धारा जनित्र, डायरेक्ट करंट जनरेटर। हम लोग जानने वाले हैं पहले वाले के बारे में, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है दोस्तों, आप इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या है और इसके बारे में क्या होता है। ठीक है, सिद्धांत वैद्युत, यानी वैद्युत जनित्र के प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एक चीज जान लीजिए, ये इसका सिद्धांत क्या है। जब किसी बंद कुंडली में
बंद कुंडली में जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हम बता दें, चित्र में आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र जाता है, ठीक। और उसी चुंबकीय क्षेत्र में हम एक कुंडली को क्या करेंगे, तेजी से घुमाएंगे। उस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि वो कुंडली की क्या कर रही है, उसमें घूम रही है, ठीक। वही कहा है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यानी जब उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक वैद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। और कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा को ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो कुंडली को जो हम घुमाते हैं, कुंडली को घुमाने में जो व्यय यांत्रिक ऊर्जा होती है वही क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हो गया आपका सिद्धांत, किस तरह से कुंडली घुमाई जाती है उस चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, तो आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। हाँ तो दोस्तों, हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत जान चुके हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना, यानी संरचना हम लोग जानेंगे कि किससे मतलब कैसे बनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं। तो आपको चित्र में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हैं। पहला नंबर, 2 चुंबक लगा है, 1 कुंडली लगी है, ब्रूस लगा है, 2 ब्रूस लगा है, सर्पी वलय लगी है, आर्मेचर लगा है, ये सब चीज़ें लगी हैं। तो इसमें हम संरचना में हमारा मेन पॉइंट क्या होगा, एक होगा क्षेत्र चुंबक, दूसरा का होगा आर्मेचर, तीसरा का होगा सर्पी वलय और चौथा होगा हमारा ब्रूस। ये 4 चीज़ों से ये संरचना बनाई गई है। तो इन चारों चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो पहला नंबर है हमारा क्षेत्र चुंबक यानी फील्ड मैग्नेट, यानी क्षेत्र चुंबक यानी फील्ड मैग्नेट। तो देख लीजिए, यानी क्षेत्र चुंबक होता क्या है। तो क्षेत्र चुंबक मतलब ये 2 चुंबक के बीच का जो एरिया है वही क्षेत्र चुंबक होता है, और उसी एरिया में हम कुंडली को रखते हैं, ठीक। अब उसी के बारे में, इसी दोनों चुंबकों के बारे में हमें लिखना है, संरचना के बारे में। तो देख लीजिए, यानी जो क्षेत्र चुंबक होता है वह 2 मैग्नेट होता है। क्या होता है, 2 मैग्नेट होता है। यानी यह एक घोड़े की नाल की आकृति का शक्तिशाली चुंबक होता है, NS। घोड़े की नाल के यानी घोड़े की जो नाल होती है उसी के जैसा ही क्या होता है, 2 चुंबक होते हैं, N और S होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है जिसमें कुंडली घूमती है। यानी इसका काम ही क्या है, यानी इसमें एक कुंडली रख दी जाती है और वो दोनों जो चुंबक है उन दोनों का काम यही है कि उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दें, और उसी चुंबकीय क्षेत्र में हम एक कुंडली रख दें और उसी कुंडली को हम क्या करें, घुमाएं, ठीक। ये इसका चुंबकीय क्षेत्र का काम होता है। आपको दिखाई दे रहा है, यानी क्षेत्र चुंबक फील्ड मैग्नेट, यानी यह एक घोड़े की नाल की आकृति का शक्तिशाली चुंबक NS होता है। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, यानी बहुत ही ज़्यादा उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है जिसमें कुंडली घूमती रहती है। जिसमें ये कुंडली क्या कर रही है, दिखाई दे रहा होगा आपको, इन दोनों चुंबकों के बीच में ये कुंडली क्या करती है, घूमती रहती है। आपको 3D भी चित्र इसमें दिखाई दे रहा होगा कि कैसे वो कुंडली दोनों चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, यानी घूम रही है, ठीक। ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र यानी क्षेत्र चुंबक के बारे वाले हैं। बी वाला यानी आर्मेचर, यानी आर्मेचर के बारे में हम लोग जानेंगे संरचना, यानी कि ये आर्मेचर काम क्या करता है, ठीक है। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं इसमें आर्मेचर क्या है। देखो, ये दोनों चुंबक हैं और दोनों चुंबकों के बीच में ये जो
कुंडली है बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। यही आर्मेचर क्या करता है, इन्हीं दोनों चुंबकों के बीच में घुमाया जाता है और इसी कुंडली पर तांबे का तार लपेटा गया होता है। ये नर्म लोहे की बनी होती है। देख लीजिए, यानी आर्मेचर यह एक आयताकार, कैसा है देख लीजिए, कैसे दिख रहा है, आयताकार ही दिख रहा है, ठीक है। तो यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, यानी यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, ठीक है, जो नर्म लोहे के क्रोड पर, ये नर्म लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नर्म लोहे की बनी होती है। तो वही हो गया, जो नर्म लोहे के क्रोड पर पृथक कर तांबे के तार, यानी उससे थोड़े थोड़े दूरी पर ही क्या कर दिया जाता है, तांबे के तार उसी पे बहुत से फेरों को, यानी एक फेरा नहीं बहुत ज्यादा फेरों को हम उस पे क्या करते हैं, लपेट देते हैं। यानी क्या करते हैं, बहुत से फेरों को लपेट कर बनाई जाती है। यानी यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो नर्म लोहे के क्रोड पर पृथक कर तांबे के तार के बहुत से फेरों को लपेट कर बनाई जाती है, ठीक। अब ये आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। अब इसी कुंडली को क्षेत्र चुंबक के, यानी जो इन दोनों के बीच में क्षेत्र चुंबक है, ठीक, क्षेत्र चुंबक के ध्रुवखंड NS के बीच रखकर, यानी इन दोनों के बीच रखकर बाह्य शक्ति, यानी हम शुरू में ही आपको बताए हैं कि बाह्य शक्ति का मतलब क्या है, या तो हम या उसको एनर्जी देकर किसी तरह की घुमाएं, या तो पानी के द्वारा गिराकर उसको हम टरबाइन को घुमाएं। हम टरबाइन आपको बताए भी थे कि टरबाइन कैसा होता है, उस टरबाइन को घुमाएंगे और उस टरबाइन का कनेक्शन इससे कर दिया जाता है, ठीक है। तो टरबाइन को हमें घुमाना होगा, टरबाइन जब घूमेगा तो ये इसको घुमाएगा, ठीक है। तो उसको हमें तेजी से घुमाना है, तो पानी के द्वारा भी हम घुमाते हैं, पानी को गर्म करके भी हम उसको तेजी से प्रेशर करके हम उसको घुमाते हैं, या विंड मिल के द्वारा भी हम उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। विंड मिल मतलब ये होता है कि हवा के द्वारा घुमाया जाता है उसको द्वारा, ठीक है। तो उसके द्वारा हम घुमाते हैं। तो वही कहा है कि बीच रखकर बाह्य शक्ति द्वारा, पानी विंड मिल, या तो हम पानी यानी गर्म पानी से प्रेशर करके हम उसको घुमा सकते हैं। बाह्य शक्ति द्वारा इसकी अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है, यानी ये स्लोली नहीं घुमाया जाता है, यानी तेजी से घुमाया जाता है। जनरेटर जब चलता है तो कितनी तेजी से चलता है, बहुत तेजी से चलता है, ठीक है। तो वही जब तेजी से चलता है तो आगे वाला जो हिस्सा होता है जनरेटर का, आगे वाला हिस्सा होता, उसी में ये स्ट्रक्चर बना होता है और उसी में उस कुंडली को क्या करता है, वह घुमाता है। और जितना तेजी से घुमाता है उतना तेजी से हमें धारा मिलनी चालू हो जाती है, यानी हमें विद्युत मिलना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और यहाँ पर आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से वो घुमाया जाता है, ठीक। जो है हम लोग सर्पी वलय जानेंगे कि सर्पी वलय की संरचना कैसी होती है, ये काम क्या करती है, ठीक है दोस्तों। तो देख लिया जाए सर्पी वलय का काम, यानी सर्पी वलय स्लीप रिंग्स कहते हैं। कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे क्रमशः धातु के दो छल्लों C1 C2 से जुड़े रहते हैं। यानी जो कुंडली है यानी आर्मेचर है, जो दो सिरे निकले होते हैं उनका कनेक्शन हम इन दो सर्पी वलय से कर देते हैं, ठीक है। जो यानी ये देख लीजिए, यानी एक सिरा ये निकला है तो एक सर्पी वलय से हो गया, दूसरा का सिरा इस साइड से निकला है तो ये वाला दूसरे के वाले सर्पी वलय से हो गया, ठीक। इन दोनों सर्पी वलय का हम क्या कर देते हैं, उस सर्पी वलय मतलब उन दोनों निकले होते हैं, दोनों सिरे निकले होते हैं क्रमशः, उसका हम कनेक्ट यानी C1 C2 से कर देते हैं। तथा आर्मेचर यानी ये आर्मेचर, ठीक है, तथा आर्मेचर के साथ साथ घूमता है। यानी जो सर्पी वलय है दोनों सिरे से जुड़े हुए हैं, वह आर्मेचर जब घूमता है तो आर्मेचर के साथ साथ वो सर्पी वलय भी क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक।
और एक चीज, ये छल्ले परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। ये जो छल्ले होते हैं ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। एक छल्ला अलग रहता है और एक छल्ला अलग रहता है। तो दोनों छल्ले क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं। देख लीजिए, एक छल्ला यहाँ पर है तो एक छल्ला यहाँ पर है, तो दोनों छल्लों को हम स्पर्श नहीं करने देते हैं। ठीक, और आगे देख लीजिए, यानी कहते हैं तथा कुंडली के साथ साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। यानी जो सर्पी वलय होते हैं, जो कुंडली होती है उसका जो दोनों सिरा निकला होता है उस कुंडली से सर्पी वलय से जुड़ा रहता है। तो वो सर्पी वलय जो कुंडली घूमती है तो उस कुंडली के दोनों सिरे जो घूमते हैं उसी के साथ वो सर्पी वलय भी क्या करता रहता है, घूमता रहता है। और धुरा दंड से पृथक, और क्या कहता है, कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं और धुरा दंड से पृथककृत रहते हैं। जो धुरा दंड है वो यानी जो बीच वाला है, जो ये बीच वाला हिस्सा नहीं है, ये धुरा दंड है, ये धुरा दंड है, उससे क्या होते हैं, पृथककृत रहते हैं। यानी स्पर्श तो करते हैं लेकिन वो पृथककृत रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं उसी से। जैसे कि अभी हम बोले हैं कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे क्रमशः धातु के दो छल्लों C1 C2 से जुड़े रहते हैं। तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से वह कुंडली पर जो तार लिपटे गए हैं वो दोनों तार निकले हुए हैं और उन दोनों तारों को हमने C1 C2 से किस तरह से जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद आर्मेचर के साथ घूमता है, वो आर्मेचर के साथ क्या करता है, सर्पी वलय घूमता रहता है। और ये छल्ले परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, ये छल्ले जो होते हैं दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं और कुंडली के साथ साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। और कुंडली के साथ क्या होते हैं, उसी अक्ष पर घूमते रहते हैं और धुरा दंड से पृथककृत रहते हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से वह जो सर्पी वलय है एक दूसरे से स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं और कुंडली में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लास्ट वाला देखने जा रहे हैं ब्रूस यानी ब्रूसेस। ठीक है, तो ब्रूसेस यानी सर्पी वलय C1 C2 ग्रेफाइट की बनी दो ब्रूस X और Y को स्पर्श करते रहते हैं, ये स्थित रहती हैं। जो ब्रूस होती हैं ये क्या होती हैं, स्थित रहती हैं, ये सर्पी वलय को स्पर्श करते हैं। ठीक, सर्पी वलय घूमता है लेकिन जो ब्रूस क्या होता है वो घूमता नहीं है, ये अपनी जगह स्पर्श मतलब अपनी जगह स्थित रहता है। देख लीजिए यहाँ पर अपनी जगह एक जगह सेट कर दिया गया है और ये अपनी जगह है, ये सर्पी वलय को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये क्या है, ब्रूस है और ये क्या है, सर्पी वलय है। ठीक है, तो उसको साथ वो घूमता नहीं है, उसको बस स्पर्श करता है। ब्रूस क्या करता है, सर्पी वलय को स्पर्श करता है। ठीक है, चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा होगा किस तरह से वो ब्रूस क्या कर रहा है, सर्पी वलय को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो वही है सर्पी वलय C1 C2 ग्रेफाइट की बनी दो ब्रूसों X और Y को स्पर्श करते रहते हैं, ये स्थित रहती हैं। ये क्या कहती हैं, स्थित रहती हैं। ठीक, तथा छल्ले इन ब्रूसों के नीचे फिसलते हुए घूमते हैं। जो छल्ले होते हैं, दोनों छल्ले लगे हैं, जो सर्पी वलय लगे हैं, वो क्या करते हैं, इन जो ब्रूस होता है उनके नीचे ही क्या करते रहते हैं, स्पर्श करते रहते हैं। इन ब्रूसों का संबंध उस बाह्य परिपथ से, यानी जो सर्पी वलय का कनेक्शन यानी जोड़ दिया गया है किससे, ब्रूस से। अब इस ब्रूस का कनेक्शन हम क्या कर देते हैं, बाह्य परिपथ से कर देते हैं जहां पर हमें विद्युत धारा भेजनी होती है। ठीक, यानी हमने क्या किया, आर्मेचर से धारा निकाली, आर्मेचर से धारा निकालने के बाद हमने उसको कहाँ भेजा, दोनों सिरों में भेजा, दोनों सिरों से कहाँ भेज दिया हमने, सर्पी वलय में भेज दिया, सर्पी वलय से कहाँ भेजा हमने, ब्रूस में भेजा, ब्रूस से हमने कहाँ भेज दिया, यानी उसको हमने भेज दिया यूज करने में, यानी विद्युत धारा भेजनी होती, यानी ये जो परिपथ है इसमें हमने इस धारा को क्या कर दिया, भेज दिया, इन धारा को हमने क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक, अब ये गैल्वेनोमीटर ये बताती है कि इससे कितनी धारा हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, एक बार आओ, सर्पी वलय C1 C2 ग्रेफाइट की बनी दो ब्रूस X और Y को स्पर्श करती रहती है। जो सर्पी वलय है वो ग्रेफाइट की बनी होती हैं, ये स्थित रहती है, ये घूमती नहीं है, ये क्या होती है, स्थित रहती है। तथा छल्ले इन ब्रूसों के नीचे फिसलते हुए घूमते हैं। जो छल्ले होते हैं इन ब्रूसों के नीचे क्या करते रहते हैं, फिसलते रहते हैं। ठीक है,
इन ब्रूसों का संबंध उस बाह्य परिपथ से कर देते हैं जिसमें विद्युत धारा भेजनी होती है, यानी तारों से कर देते हैं जहां पर हमें धारा भेजनी होती है। ठीक है, तो ये आपका चित्र भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हम लोग संरचना जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं इसकी कार्यविधि, यानी इसकी कार्यविधि क्या है, कैसे ये हमें धारा प्राप्त कराती है। तो अब इसको देख लेते हैं। देख लीजिए, जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है, यानी इन दोनों चुंबकों के बीच में जो आर्मेचर है ABCD घूमती है, तो कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। यानी जो तांबे का तार लपेटा गया था उसमें क्या हो, परिवर्तन, यानी फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। जब वो परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो उसमें प्रेरित यानी धारा, उस कुंडली में धारा प्रेरित होने लगती है। ठीक है, जैसे माना कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि जो कुंडली है वो हम क्या है, दक्षिणावर्त, एग्जाम्पल में नहीं, वो दक्षिणावर्त घूमती ही है। ठीक है, तो माना कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है तथा किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है। क्षैतिज अवस्था का मतलब इस तरह से सिंपल में ऐसे करके है, क्षैतिज अवस्था जो आपको चित्र में दिखाया गया है। ठीक, क्षैतिज अवस्था में है। इस क्षण कुंडली की भुजा AB, इस क्षण जब क्षैतिज अवस्था में वो कुंडली रहेगी तो उस क्षण में AB जो भुजा है ऊपर उठ रही है। यानी जब क्षैतिज अवस्था में रहेगी, जब वो कुंडली ऊपर उठेगी, यानी जब घुमाया जाएगा तो दक्षिणावर्त घुमाया जाएगा, तो ये जो AB भुजा है वो क्या होगी, ऊपर उठेगी। देख लीजिए चित्र में आपको दिखाया गया है कि AB भुजा क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो ऊपर उठ रही है तथा भुजा CD, जब ये AB ऊपर उठेगी तो जो CD भुजा है वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। ये वाला ऊपर जा रही है तो CD कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। ठीक, CD नीचे आ रही है। ठीक, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा, भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा वही है। प्रेरित धारा की दिशा क्या, वही। अतः धारा ब्रूस X से बाहर, यानी जब वो एक बार घूम रही है तो ब्रूस X से वो धारा कहाँ जा रही है, बाहर, X से बाहर जा रही है तथा धारा ब्रूस Y, जो धारा एक और मतलब जो ब्रूस एक और लगा है, तथा धारा ब्रूस Y पर वापस आ रही है। यानी एक ब्रूस से निकल रही है और दूसरे वाले ब्रूस पर क्या हो रही है, जा रही है। ठीक, जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, ज्यों ही, यानी खड़ा होकर ज्यों ही गुजरेगी, भुजा AB नीचे की ओर जाने लगेगी। भुजा AB कहाँ जाने लगी, नीचे की ओर जाने लगेगी तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। अतः अब धारा ब्रूस Y से बाहर जाएगी और ब्रूस X पर वापस आएगी। कहने का मतलब ये है कि जब ये कुंडली बदल रही है, ऊपर से नीचे हो रही है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि जब हम माना कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है तथा किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है, मान लो इस तरह से क्षैतिज अवस्था में है, इस क्षण कुंडली की भुजा AB है, तो AB जो भुजा है जब वो ऊपर उठ रही है, जो ये AB कहाँ उठ रही, ऊपर उठ रही है, तो जाहिर सी बात है CD कहाँ जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। ठीक, जब ये CD नीचे की ओर जाएगी तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं पर प्रेरित धारा की दिशा वही है। इन भुजाओं पर प्रेरित धारा की दिशा वही है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। लेकिन होता क्या है, अतः धारा ब्रूस X से, जब AB ऊपर जा रही है, CD नीचे आ रही है, तब क्या होगा, धारा ब्रूस X से बाहर निकलेगी। जो धारा उसमें से निकलेगी X से बाहर निकलेगी और तथा धारा ब्रूस Y पर वापस आएगी। यानी X से निकल रही है, यानी X से क्या हो रही है, वह धारा निकल रही है और वापस कहाँ जा रही है, ब्रूस
वाई में चली जा रही है, यानी वापस उसी में चली जा रही है। ठीक है, इस तरह से ये क्रिया हो रही है। जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, यानी जब एक चक्कर पूरा लगाएगी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, तब भुजा ए बी नीचे की ओर आने लगेगा। तब ए बी कहाँ जाने लगेगा? नीचे की ओर जाने लगेगा। तब उस स्थिति में अभी तो ऊपर जा रहा था तो एक्स से धारा निकल रही थी, वाई में जा रही थी, लेकिन अब क्या है, ए बी नीचे की ओर जा रहा है तो अब वाई से धारा निकलेगी। यानी अब क्या है, सी डी से, ए बी से पहले निकल रही थी, अब सी डी ऊपर की ओर जा रहा है। पहले ए बी ऊपर की ओर जा रहा था तो ए बी से निकल रही थी धारा, तो अब सी डी ऊपर की ओर जा रहा है तो जाने लगी। तब क्या होगा, धारा ब्रुश से वापस, मतलब क्या होगी, धारा निकलेगी और एक्स पे जाकर, मतलब एक्स से धारा वापस हो जाएगी। यानी धारा ब्रुश वाई से बाहर जाएगी और ब्रुश एक्स पर क्या हो जाएगी, वापस आएगी। ऐसे ही ये क्रिया विधि इसकी होती है। चित्र में आपको दिखाया भी जा रहा था कि किस तरह से वो धारा जा रही है, कैसे बदल रही है, कैसे कैसे वो आर्मेचर घूम रहा है। ठीक है, ये हो गया आपकी क्रिया विधि। तब इस प्रकार से जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, भुजा ए बी नीचे की ओर जाने लगेगी तथा सी डी ऊपर की ओर जाने लगेगी। अतः अब धारा ब्रुश वाई से बाहर जाएगी और क्या होगा, ब्रुश एक्स पर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से इस प्रकार आधे चक्कर के बाद, इसी प्रकार आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी, अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, तो आप ये आपकी क्रिया विधि समाप्त हो गई। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।